पिछले 12.5 साल से हिंदुत्ववादी विचारधारा का एक घटाटोप सारे देश में बांधा जा रहा है, जी। हर तरह से। हर तरह से सनातन सनातन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सावरकर हो रहा है, कहीं सनातन हो रहा है, कहीं हिंदू आस्था वगैरह वगैरह। जैसे आज योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जो आस्था नहीं, जो आस्था से, जो जिसके पास आस्था होगी वही विकास लाएगा, मतलब हिंदुत्व और विकास को जोड़ा जा रहा है वगैरह वगैरह। ये सब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें सांप्रदायिक पहलू बहुत जबरदस्त हैं। आस्था का मतलब ही है मुसलमानों के प्रति घृणा, मतलब ये भी है। लेकिन ये जो जेनजी वाला मामला, जेनजी वाला जो पूरा बड़ा तबका उभरा है, जो एक मोटे मोटे आंकड़े के मुताबिक देश में 29-30% है, इस आंदोलन से ये पता चला है हमें, और हमारी गलतफहमियां दूर हुई हैं। मैं तो अपने बारे में कह रहा हूं, हमारी गलतफहमियां हम भी दूर हुई हैं कि ये लोग इस हिंदुत्ववादी विचारधारात्मक घटाटोप से बिल्कुल दूर हैं, और छू भी नहीं गई है विचारधारा इनको। यानी ये सब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है कि वो दिन रात काम करती है और हर जगह विचारधारा का इंजेक्शन लगाती हुई घूम रही है, इसने इसको भी अपनी शाखा में बुला लिया है, उसको भी बुला लिया है, हर व्यक्ति ध्वज प्रणाम करने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति संघ से जुड़ने के लिए तैयार है। जो नहीं था संघ से जुड़ने के लिए वो भी कोशिश कर रहा है कि संघ से जुड़ के कुछ फायदे ले ले या कुछ और कर ले। मतलब जो है ये सब जो सीन दिखाई पड़ रहा था, जो मीडिया द्वारा गढ़ा गया दृश्य था, राजनीतिक विमर्श, झूठे राजनीतिक, वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ। यानी देश की 30% 18 से 30 साल के बीच की आबादी, उसको हिंदुत्व की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। वो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की हस्ती के बारे में कोई विचार नहीं करती, उससे कोई मतलब नहीं है उससे। वो डॉक्टर हेडगेवार से कोई मतलब नहीं है, उसको सावरकर से कोई मतलब नहीं है, उसको सनातन सनातन ये सब जो योगी आदित्यनाथ वगैरह सब लोग जो बड़बड़ाते रहते हैं, दिन रात सपने में भी सनातन सनातन करते हैं, इन सब चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो इनकी सोनम वांगचुक की पत्नी थी, ये कुछ सनातन सनातन करती, उन्होंने आंदोलन में सनातन सनातन किया, उनके अलावा कोई नहीं बोला। तो ये जो यानी ये भी एक तरह का झूठा नैरेटिव था कि हमने इस विचारधारा ने पूरे देश को जो है ना वो अपने आगोश में ले लिया है। और युवा जो है वो चूंकि भाजपा को वोट देते हैं तो वो भी सब सनातनी हो गए, वो भी सब हिंदुत्ववादी हो गए, वो भी सब भगवा हो गए, विमर्श का भी भगवाकरण हो गया है, युवाओं का भी भगवाकरण हो गया है, स्त्रियों का भी भगवाकरण हो गया है। ये सब जो छवि प्रोजेक्ट की जा रही थी, और काफी हद तक हम लोगों ने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया था, वो इस आंदोलन ने इसको खंडित कर दिया। विरोध जी। अब जी देखिए, ये जो सनातन हिंदुत्व और हिंदुत्व वाला राष्ट्रवाद, ये मुस्लिम घृणा, ये सब के जो नैरेटिव थे, इसकी चूल्हे दरकनी शुरू हो गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब राम मंदिर का लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री जी ने और बड़ा भव्य आयोजन हुआ था, तो हम सबको भी लग रहा था कि अब इसके अलावा और कोई लहर, कोई धारा नहीं चलेगी। और हम सब, आप याद है, चैनलों पे जाते थे, डिबेट करते थे, और ये माना गया था कि 325 प्लस सीटें तो बीजेपी की कहीं कहीं नहीं है, और एनडीए तो 400 पार है ही। लेकिन भीतर ही भीतर जो चल रहा था वो नतीजों में दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी का संविधान वाला मामला जो है वो भारी पड़ गया उत्तर प्रदेश में मंदिर वाले मुद्दे पर। तो मतलब इसकी दरकना जो नींव थी वो तभी शुरू हो गई थी। छात्रों के आंदोलन ने, जेनजी के आंदोलन ने इसको बिल्कुल सतह पर ला दिया कि ये सब फौरी तौर पर इस तरह के नैरेटिव चलते हैं कुछ समय के लिए, ये भावनात्मक रूप से, लेकिन एक समय के बाद जो असली मुद्दे हैं उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और वो असली मुद्दे किसी सांप्रदायिक या जातीय भावना के शायद नहीं, वो सीधे सीधे आम जनता के मुद्दे होते हैं। अगर बेरोजगारी का मुद्दा है तो खाली वो हिंदुओं का मुद्दा नहीं है, खाली मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, वो खाली सवर्णों और का मुद्दा नहीं है, खाली वो पिछड़ों का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज का मुद्दा है। अगर परीक्षा में नकल हो रही है तो उससे सब प्रभावित हो रहे हैं, अगर पेपर लीक हो रहा है तो सब प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो है धीरे धीरे ओवरशैडो कर देते हैं सनातन और हिंदुत्व और सांप्रदायिकता, इन सारे मुद्दों को, क्योंकि उनमें आपको क्या मिलता है, एक भावनात्मक संतुष्टि तो मिलती है, बाकी आपकी समस्याएं तो हल नहीं होती। अब कहने के लिए एक पत्रकार एक चैनल पे मैं डिस्कशन में था, हम लोगों के मित्र ही हैं, थोड़ा
दक्षिणपंथी रुझान वाले हैं, उन्होंने कहा कि आप जेनजी को बोट क्लब या जंतर मंतर पे तो देख रहे हैं, लेकिन जो जेनजी कांवड़ यात्रा लेके निकल रहा है उसको आप नहीं देख रहे हैं, वो भी तो जेनजी है। तो हमने कहा भाई ठीक है, वो भी जेनजी, उसमें भी 17-18 साल, 19 साल, 20 साल के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। ठीक है, वो उनकी आस्था का प्रश्न है, लेकिन क्या वो जेनजी जो है उसको नौकरी नहीं चाहिए क्या? क्या उसको बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए क्या? क्या उसको शिक्षा नहीं चाहिए क्या? ठीक है, वो आज एक महीने के लिए वो हिंदुत्व में आ गया आपके भगवा रंग में, लेकिन इस एक महीने के बाद तो जिंदगी है उसकी। तो कुल मिलाकर जब यथार्थ के धरातल पर मुकाबला होता है तो फिर ये सारी चीजें चली जाती हैं। और इसीलिए छात्रों के आंदोलन में आपको जो नैरेटिव मिला, आपने देखा वो कहीं भी उसमें जो है कोई सांप्रदायिक नारा नहीं लगा, कोई सांप्रदायिक स्लोगन, नैरेटिव कुछ नहीं, सारी चीजें मुद्दों से जुड़ी हुई थी। और एक चीज और बताऊं अभय जी, दुनिया में सोवियत संघ जब था तो कभी कल्पना की थी आपने हमने कि सोवियत संघ ताश के पत्तों से बिखर जाएगा? नहीं। कितना कितना स्ट्रांग, कितना उनका मजबूत पूरा तंत्र था सोवियत संघ का, और लगता ही नहीं था कि ये, और जब बिखरा तो ऐसे बिखरा कि पता ही नहीं लगा कहां चला। जर्मनी में जो नाजियों का तंत्र था, या इटली में फासिवादियों का तंत्र, कितने बड़े मजबूत तंत्र थे, लेकिन जब बिखरे बिखरते चले गए। तो ये जो रेजिमेंटल जो तंत्र होते हैं ना, जो जबरदस्ती विचारधारा में बांध करके और व्यक्तियों को कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित कर लेते हैं भावना में, वो बहुत लंबे समय नहीं चलते हैं। फिर वो जब टूटता है वो तिलस्म, तो तिलस्म भी टूटता चला जाता है। अब योगी जी कह रहे हैं कि आस्था के साथ जो है विकास वही कर सकता है। तो 2004 मतलब जब से योगी जी 2017 से पहले आए, उसके पहले उत्तर प्रदेश में जो विकास के काम हुए थे वो क्या गैर आस्था वालों ने किए थे? मतलब, या तो आस्था और विकास, इसका क्या मतलब है भाई? एक व्यक्ति अच्छा अपना अपने धर्म को मानने वाला भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो सांप्रदायिक हो। गांधी जी कौन सा सांप्रदायिक थे? गांधी जी से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन था? सब धर्म संभावक कौन था? और गांधी आस्तिक भी थे, बिलीवर भी थे। तो ये मानना कि जो कट्टर है, जो बिल्कुल मुस्लिम घृणा या अल्पसंख्यक घृणा से ओतप्रोत है, वही आस्थावान है, ये गलत है। आस्थावान वो है जिसको मनुष्यता में आस्था है, जिसको ईश्वर की करुणा में आस्था है, जिसको समता में आस्था है, जिसको अपने धर्म के जो अच्छे मूल्य है उनमें आस्था है, और जो बिना किसी घृणा के, बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हुए और दूसरे के धर्म का सम्मान करता है और आगे बढ़ता है। जो गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने धर्म का पालन करने वाला मुझे जिस रूप में मेरी पूजा करता है मैं उसको उस रूप में मिलता हूँ। तो ये आस्था ही थोड़ी है कि आप लेकर के तलवार निकल पड़े और हुज्जे नारे लगाए और दूसरे को मारने मिटाने की बात करें। तो ये वो एक ज्वार कुछ समय के लिए आता है। अभय जी, मैं आपके घर में आऊं और आप मुझे खाने के लिए बढ़िया थाली सजा के दें और उसमें अचार मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा भाई जी अचार बहुत अच्छा है। आपने कहा अरे वाह विनोद जी, उसके बाद आपने खाने बाकी हटा लिया और अचार का मर्तबान मेरे आगे रख दिया, बोले खाइए। तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए हिंदुत्व भी अच्छा लग सकता है, कुछ समय के लिए जातीय स्वाभिमान भी अच्छा लग सकता है, लेकिन जब यथार्थ से सामना होता है तो यथार्थ के मुद्दे ही दीर्घकालिक होते हैं और वही देश और समाज को आगे बढ़ाते हैं। हाँ विनोद जी, अब हम लोग चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। ठीक है, जेनजी ने जो भी सत्तारूढ़ दल है उसके लिए चुनौती पेश की है, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसके सामने सत्ताधारियों को झुकना पड़ा है। अभी तक एक भाजपा की सरकार झुक चुकी है और एक गैर भाजपा सरकार भी झुक चुकी है, और आगे भी सरकारों को झुकना पड़ेगा इनके सामने, ये बिल्कुल तय दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो गैर भाजपा दल हैं उनके लिए चुनौती खास तरह की है कि वो इस उभार से अपना संबंध किस प्रकार स्थापित करें। राहुल गांधी ने उसका एक तरीका खोजा है। राहुल गांधी इस तरह का जो जन उभार है उसके साथ अपने संबंध को पूरी तरीके से, उसको पूरी तरह समर्थन करते हैं, लेकिन उसका नेतृत्व ग्रहण करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसी तरह से सीपीआई एमएल ने भी एक तरीका खोजा है। भाई जब सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे तो आयसा की, सीपीआई एमएल का छात्र संगठन है, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेहा बोरा, वो भी अनशन कर रही थी। उन्होंने भी बराबर अनशन किया, जितने दिन उन्होंने किया उतने दिन किया, मेरे को उनसे ज्यादा ही अनशन किया। वो तो अस्पताल चले गए थे, उनका अनशन टूट गया था, लेकिन नेहा का अनशन तो लगातार जारी रहा।
और इसकी वजह से नेहा अब एक तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा विख्यात छात्र नेता बन चुकी हैं। सारे देश में घूम घूम कर वो राजनीतिक काम कर रही हैं अपना। तो ये एक चुनौती है बहुत बड़ी कि विपक्ष इस जन उभार से अपना संबंध किस तरह कायम करे, क्योंकि ये जन उभार सिविल सोसाइटी की उन शक्तियों का प्रतीक बनकर उभरा है जिनके बारे में हम सब लोगों ने मान लिया था कि हिंदुत्व की विचारधारा ने सिविल सोसाइटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जैसे सिविल सोसाइटी केवल एनजीओ संगठनों की गतिविधियों पर ही आधारित हो, एनजीओ के अलावा सिविल सोसाइटी की कोई राजनीति ना हो। तो ये एक चुनौती है, इस चुनौती को भी हम लोगों को रेखांकित करना होगा। विरोध जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खास करके जो गैर भाजपा दल हैं, उनके सामने भी ये चुनौती है कि वो जेन जी के साथ कैसे अपने को जोड़े। देखिए, राहुल गांधी ने इस उभार को बहुत पहले समझ लिया। आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी का जो भाषा था, जिसमें उन्होंने प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल किया, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की बात की थी राहुल गांधी ने, तो वो प्रतिरोध, ये प्रतिरोध ही तो है जो जनता मंत्र में प्रकट हुआ, या जो रांची में झारखंड में प्रकट हो रहा है। या आप देखिए, अभी आज भी अखबार पढ़ रहा था कि हमीरपुर में स्कूली बच्चे जो है, उन्होंने सड़क पर जो है प्रदर्शन लगा दिया और जाम लगा दिया, और अधिकारियों को आना पड़ा है, डीएम के दफ्तर का घेराव कर लिया। स्कूली बच्चे, 7वें 8वें 9वें 10वें पढ़ने वाले वो बच्चे, फतेहपुर में बच्चों, हाँ, जन अल्फा कहा जा रहा है। जयपुर में जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, सड़क पर आए। तो ये एक नया नया तरह का उभार हो गया। मुझे लगता है इसको राहुल गांधी ने बहुत पहले देख लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये चुनावी राजनीति से काम खाली नहीं चलेगा, ये एक प्रतिरोध जो है वो हमें डेवलप करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस तो राहुल गांधी ने इसको समझ लिया था, इसीलिए वो उन्होंने बड़े तरीके से अपने को जोड़ लिया है इस पूरे मूवमेंट के साथ, भावना के साथ। दूसरे दलों को अभी समझना है इसको, अभी वो इस कंफ्यूजन में करें क्या, वो क्या इसके साथ जुड़े या इससे दूर रहे, कैसे जुड़े, वो उनके सामने, खासकर जो दल भाजपा से अलग है लेकिन भाजपा के साथ है, एनडीए के घटक दल है, उनके लिए ये समस्या है। और ये समस्या उनके लिए आने वाले चुनावों में भी आएगी। जो आज एनडीए में है, और वो इस प्रतिरोध से दूर है, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी उनके साथ कैसा बर्ताव करेगी, उनको कितना समर्थन करेगी, उनके युवा संगठनों की क्या स्थिति होगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। वो तो एक तो ये है। दूसरा, ये जो अभी इनसे बात हो रही थी मेरी सीजेपी वालों से, उनका कहना था कि हम अभी फिलहाल कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं बना रहे हैं, ना हम कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक सामाजिक और वैचारिक और राजनीतिक मंच हम प्रदान करेंगे लोगों को, जो अपनी वॉइस, अपनी आवाज यहाँ के जरिए आगे बढ़ा सके और युवाओं के मुद्दों को हम रिवर्स मिला सके। यानी वो सिविल सोसाइटी वाला जो वैक्यूम है, जो एक शून्य हो गया है। आप याद कीजिए भाई जी, जब हम लोग दिल्ली आए थे, जिस दौर में आप और हम लगभग एक ही दौर में आए थे, तो दिल्ली में सिविल सोसाइटी के बड़े चेहरे हुआ करते थे, बहुत बड़े, वो चाहे बीएम तारकुंडे हो, चाहे वो एक से बड़े चेहरे होते थे, इंदर मोहन जी थे, और जो ये लोग खाली बयान नहीं देते थे, ये बाकायदा सड़क पर उतर करके प्रदर्शनों में भाग लेते थे। बाकायदा स्वामी अग्निवेश जैसे लोग, बहुत सारे लोग थे जो डायरेक्ट एक्शन भी करते थे, अपनी बात भी रखते थे। सिविल सोसाइटी का एक पूरा एक समूह था। वो सिविल सोसाइटी धीरे धीरे एनजीओ आधारित हो गई, और एनजीओ के साथ साथ वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हो गई। एक ट्वीट कर लिया छुट्टी, एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया छुट्टी, वो बिल्कुल एक्शन से दूर हो गई। और पिछले 10-12 सालों में सिविल सोसाइटी बहुत उसको किनारे भी किया गया है। इस आंदोलन ने, जंतर मंतर के आंदोलन ने और झारखंड के आंदोलन ने सिविल सोसाइटी को नए स्वरूप में उभारा है, एक नए रूप में, जिसका नेतृत्व तो नौजवानों के हाथ में है, जिसका नेतृत्व जेन जी के हाथ में है, लेकिन उसमें सोनम वांगचुक भी जुड़ सकते हैं, उसमें अभय दुबे और हमारे आपके जैसे तमाम लोग जो है वो भी अगर चाहे तो जुड़ सकते हैं, उसमें योगेंद्र यादव भी जुड़ते हैं। नेतृत्व तो युवाओं के हाथ में रहेगा, नेतृत्व तो पुराने लोगों के हाथ में नहीं रहेगा। पुराने लोग, प्रशांत भूषण जैसे लोग, जो ये लोग उनकी मदद कर सकते हैं मुद्दों को उठाने में या मुद्दों को रेस करने में, आर्टिकुलेट करने में, लेकिन नेतृत्व तो ही इसी जेन जी के हाथ में रहेगा। तो ये एक नए स्वरूप, नए रूप में सिविल सोसाइटी हमारे आपके सामने आ रही है, और मुझे लगता है इसका विस्तार होगा। इसमें जेन जी भी जुड़ेगा, जेन अल्फा भी जुड़ेगा, और हमारी आपकी जनरेशन को हम क्या कहेंगे,
ये जेन ए है कि जेन डी है, क्या है? नहीं, तो मैंने इस पे अभी गौर नहीं किया कि हम तो लोग किस श्रेणी में आते हैं। हाँ, तो हमारी आपकी जनरेशन के भी जो सचेतन लोग हैं जी, पीढ़ी के, जो बेचैन रहे हैं तमाम पिछले कई वर्षों से कि बिल्कुल लगता था कि देश में लोकतांत्रिक चेतना विलुप्त होती जा रही है, वो भी किसी न किसी रूप में जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक शुभ संकेत है कि इस तरह के समूह अलग अलग तरह से आगे आ रहे हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात उठा रहे हैं, सरकार का, व्यवस्था का, न्यायपालिका का सबका ध्यान खींच रहे हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है ये बेहतर बड़ा शुभ संकेत है। इसको नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी पहल की है चंद जी से जुड़ने की। जी, अगर वो नहीं समझते तो शायद आप उसे डैमेज कंट्रोल भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन एक पहल तो उनकी तरफ से भी हुई है इस बिल्कुल। युवा भावना के साथ जुड़ने की। और जो जो समय रहते हुए इसको समझ लेगा उसकी गाड़ी आगे चलेगी और जो नहीं समझ पाएंगे वो पीछे छूट जाएंगे।